प्रकाश का प्रवर्तन का यह 5वां वीडियो है। इसके पहले हम 4 वीडियो ऑलरेडी प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर के ऊपर हम आपके लिए बना चुके हैं। तो यह वीडियो एग्ज़ाम के व्यू से, बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आप मान कर चलिए कि आपका बोर्ड में 10 नंबर कन्फर्म हो जाता है, 10 नंबर फिक्स हो जाता है। क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उस टॉपिक से सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर का हर एक साल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसके पहले जो 4 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के भी आप उन चारों वीडियो को देख सकते हैं। और पहले अगर वो 4 वीडियो देखने के बाद आप 5वां वीडियो देखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी और समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर इसके बाद भी आपको, अगर समझाने के बाद भी, पढ़ाने के बाद भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम पर से जुड़ करके आप हमसे डायरेक्ट कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ करके वहां से मैसेज के थ्रू आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें को आपके सामने रखा है। तो किसी भी चीज़ के आप उपयोग करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का 5वां भाग वीडियो। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप यदि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मात्रक देख लेंगे, ठीक है। मात्रक में हम लोग क्या देखेंगे कि आप इस चीज को याद रखिएगा, जिससे आपको आगे समझने में ज्यादा आसानी होगी। वस्तु की दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं और फोकस की दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा निगेटिव होती है और फोकस की दूरी भी हमेशा निगेटिव होती है। मतलब अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी निगेटिव होती है। हम जो बात कर रहे हैं वो अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी जिसको हम लोग U से सूचित करते हैं वो निगेटिव होती है। प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं वो भी निगेटिव होती है और फोकस की दूरी को F से सूचित करते हैं तो वो भी निगेटिव होती है। चलिए अवतल दर्पण में तो देख लिए कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों निगेटिव होती है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में U जिसको हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं वो तो निगेटिव होती है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी जिसको हम लोग V और F से सूचित करते हैं वो दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो अवतल दर्पण में तीनों निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी निगेटिव और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक्स पर आएंगे। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा है। अगर कोई भी गोलीय दर्पण है और उसमें अगर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब कि वो अवतल दर्पण है। और यदि वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब उत्तल दर्पण है, ठीक है। चलिए, किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब 4 गुना है, इसका मतलब कि वह अवतल दर्पण है। वस्तु के आकार से बड़ा रहे या फिर वो 1 गुना रहे, 2 गुना रहे, 4 गुना रहे, 10 गुना रहे या फिर 1000 गुना रहे, अगर वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब कि वह अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप इस चीज में हमेशा कंफ्यूज करते होंगे कि अवतल में बड़ा और उत्तल में छोटा, ठीक है। आप इसको याद रखने का आगे एक ट्रिक हम आपको बता देना है, किस प्रकार से याद रखिएगा। जैसे देखिए, अवतल दर्पण में 4 डिजिट होते हैं, अवतल, ठीक है, और उत्तल में सिर्फ 3 ही अक्षर होते हैं, उत्तल, ठीक है। तो इसमें 4 अक्षर होता है और इसमें 3 अक्षर होता है, मतलब अवतल बड़ा है और उत्तल छोटा है। तो जो बड़ा है उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और जो छोटा है उसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है एवं बड़ा है, इसका मतलब क्या है। अगर बड़ा है, जैसे ही आ जाता है कि बड़ा है, इसका मतलब कि वह अवतल दर्पण है। और गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा है, इसका मतलब कि वह उत्तल दर्पण है, ठीक है। बड़ा है इसका मतलब अवतल है और छोटा है इसका मतलब उत्तल दर्पण है। अब आपका मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। F बराबर R/2 मतलब फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या की आधी होती है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है।
किसमें, तो अवतल दर्पण में आपको इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम बहुत ही आसानी से सिद्ध करके दिखाएंगे। तो एक तरफ हम जो एक ग्राफ बनाया हुआ है अवतल दर्पण का, इसको हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि इसे सिद्ध करने में सबसे ज़्यादा योगदान इस ग्राफ का ही है। अगर आप ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपका 1 सेकंड में सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो आपका ज़िंदगी भर भी सिद्ध होने वाला नहीं है। चलिए तो आप ग्राफ को अच्छे तरीके से ले लेते हैं और ग्राफ के माध्यम से आपको बताते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि f बराबर r/2। तो देखिए जो फिगर यहाँ पर आपका दिया हुआ है उसी फिगर को हम साइड में बड़े आकार में करके दिखा दिए हैं, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि माना कि m एक अवतल दर्पण है। यहाँ m और m एक अवतल दर्पण है, ये वाला एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, यहाँ पर इसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C है। BA एक आपतित किरण है, ये जो इधर से BA आ रही है ये एक आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। अवतल दर्पण में इसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है BA। ठीक है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। जो परावर्तन होता है तो उसके बाद यह फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर फोकस है और परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरती है, तथा CA एक अभिलंब है, इस पर CA एक अभिलंब है। ठीक है, जैसा कि ऊपर के चित्र में आपको दिखाया गया है। तो जिस प्रकार के इस चित्र में आपको दिखाया गया है उसी प्रकार से। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग सिद्ध करते हैं। किस प्रकार से इसको करेंगे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आप इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाइएगा और ये चीज़ एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले परावर्तन के नियम से हम लोग देखेंगे कि कोण बराबर कोण दू। अब इसमें कोण और कोण दू कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोण है और कोण दू है। ठीक है, ऊपर में कोण है और कोण दू है, तो कोण बराबर कोण दू क्यों हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन के नियम है, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में बराबर होती है, इसलिए कोण बराबर कोण दू हो गया। ठीक है, अब एकांतर अंतःकोण से कोण बराबर कोण 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पर ये अभिलंब है, अगर यहाँ पर कोण 1 है तो ये वाला कोण 3 है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। किस चीज़ से, तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण से कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसको कोण 1 बराबर कोण 2 को समीकरण 1 मानते हैं तो कोण 1 बराबर कोण 3 को समीकरण 2 मानते हैं। अगर समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो कोण 1 और कोण 1 दोनों कॉमन है, तो कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल AFC में, इसमें देखेंगे AFC में। ठीक है, तो ट्रायंगल AFC कौन वाला हो जाता है, तो जो अभिलंब है और परावर्तित किरण और ये ट्रायंगल है AFC। ठीक है, यहाँ पर A हो गया, F हो गया और यहाँ पर C हो गया। ट्रायंगल AFC में देखेंगे कि AF बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 है। ठीक है, ट्रायंगल AFC में कोण 2 बराबर कोण 3 है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम आपको बताए हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3 और इसके पहले हम आपको बताए थे समीकरण 1 में कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। तो अगर कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा और 1 और 3 आपस में बराबर हैं, इसलिए कोण 2 और कोण 3 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 3 यहाँ पर एक ट्रायंगल AFC में हो जाएगा। CF बराबर AF। ठीक है, अब जितना CF, देखिए आपको हम यहाँ से समझाते हैं, CF बराबर AF, जितना A वाला हो जाएगा उतना ही आपका A वाला भी हो जाएगा। तो CF बराबर AF, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु A बिंदु P के निकट होगा। बिंदु जो A है वो बिंदु P के निकट होगा। क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ज़्यादा छोटा है, इस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। अर्थात AF बराबर PF। ठीक है, अर्थात AF बराबर PF, जितना बड़ा A होगा उतना ही बड़ा आपका A वाला भी होगा, अर्थात AF बराबर PF। ये अगर AF बराबर PF होता है तो इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 और 4 से देख लेंगे कि यहाँ पर देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। CF बराबर AF है, समीकरण 3 में CF बराबर AF और AF बराबर PF है। ठीक है, यहाँ पर भी AF कॉमन है और यहाँ पर भी AF कॉमन है, इसलिए CF बराबर PF आपका हो जाएगा। क्योंकि AF और AF दोनों में कॉमन है, इसलिए CF बराबर PF यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए इसी चीज़ को हम लोग समीकरण 3 और 4 से देखते हैं, तो PF बराबर CF हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 से हम लोग देख लिए कि PF बराबर CF होगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे कि PF बराबर CF। तो आप CF को देखिएगा, यहाँ पर CF आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। ठीक है,
तो पी अगर हमको सी एफ के जगह पी एफ प्लस सी एफ लिखना पड़े, ठीक है, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ लिखना पड़े अगर हमको यहाँ पर, तो अगर पी और सी, यहाँ पर आप इसी को समझिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक पी और यहाँ से यहाँ तक पी सी है, तो पी सी कहने का मतलब सी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। इसके अगर बीच में हम लोग प्लस का साइन देंगे तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है। अब पी सी बराबर हम लोग जैसा कि ऊपर जानते थे कि पी एफ प्लस सी एफ है, ठीक है। तो सी एफ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपका पी एफ भी है, जितना लंबाई आपका सी एफ का है उतना ही लंबाई पी एफ का है। तो हम लोग पी एफ के जगह पर सी एफ को लिख सकते हैं, फिर सी एफ के जगह पर हम लोग पी एफ को भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों का लंबाई आपस में बराबर है। चलिए, तो पी एफ के जगह पर हम लोग पी एफ को रहने देते हैं और सी एफ के जगह पर हम लोग पी एफ को लिख देते हैं, पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, ठीक है, क्योंकि सी एफ बराबर भी आपका पी एफ होता है। तो इसलिए पी एफ बराबर पी एफ और पी एफ जुड़ेगा तो 2 पी एफ हो जाएगा। और जहाँ तक बात है पी सी का, तो पी और सी यहाँ तक है, ठीक है, तो ए प्रधान अक्ष है, ठीक है। तो इसलिए आर बराबर हम इसको लिखेंगे 2f लिखेंगे क्योंकि पी एफ को हम लोग पूरा f है, तो इसलिए जब f को हम इधर करेंगे तो f बराबर r/2 हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ हम बहुत आसानी से इसको हम प्रूव कर दिए कि f बराबर r/2 हो जाएगा, और इसी चीज़ को ऊपर में प्रूव भी करना था कि f बराबर r/2 प्रूव करिए। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि अभी हमने देखा अवतल दर्पण में कि सिद्ध करना है f बराबर r/2। अब हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे f बराबर r/2। तो यदि आप ऊपर वाला अच्छे से समझ गए होंगे तो नीचे वाला समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए, अब हम लोग अब उत्तल दर्पण में देखेंगे और इधर फिगर भी हम लोग उत्तल दर्पण का ही लाएंगे। तो चलिए, तो आप देख रहे हैं कि जो फिगर आपका यहाँ पर दिया गया है हम उसी फिगर को साइड में कर दिए हैं और यहाँ से आपको अच्छी तरह से हम समझाते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण में लिखे थे उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी सेम बात लिख देंगे कि माना कि m डैश एक उत्तल दर्पण है, उसमें वहाँ पर हम लोग अवतल लिखते थे, यहाँ पर लिख देंगे कि उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। BA एक आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर है, प्रवर्तन के बाद फोकस होकर जाती है, और CA अभिलंब है जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। अब सेम उसी प्रकार से इसमें भी करना है कोण एक बराबर कोण दो, ठीक है, कोण एक बराबर कोण दो। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा किस चीज से, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में बराबर होती है, इसलिए कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा परावर्तन के नियम से। और कोण दो बराबर कोण 4, आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिटर्न होकर के आ रही है, तो जो ए वाला कोण आपका हो जाएगा वो ए वाला कोण वहीं आपका ई वाला भी कोण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण 2 बराबर कोण 4 भी आपका हो जाएगा। अब अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो 2 और 2 यहाँ पर कॉमन है, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 4 हो जाएगा, मतलब कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कोण 1 बराबर कोण 3 क्यों हो जाएगा? संगत कोण से हो जाएगा, क्योंकि ए वाला जो कोण 1 है और यहाँ पर जो कोण 3 है ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। आप यहाँ पर ग्राफ में अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आप ग्राफ में ही आपको मेन चीज़ समझना है। अगर ग्राफ समझ गए तो आपको यहाँ इधर की चीज़ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। चलिए, तो कोण 1 बराबर कोण 3 क्यों हो जाएगा? संगत कोण से हो जाएगा, क्योंकि आप लोग मैथ पढ़े हैं, आप जानते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 3 हम इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर है और 2 और 4 भी आपस में बराबर है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें जो सम्मुख कोण है, तो यदि 1 और 2 आपस में बराबर है और 2 और 4 आपस में बराबर है, इसलिए 1 और 4 भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 4 समीकरण 3 मान लिए, और कोण 1 बराबर कोण 3 संगत कोण के कारण यहाँ पर समीकरण 4 मान लिए। अब अगर हम समीकरण और 3 और 4 से देखेंगे तो कोण 1 और कोण 1 दोनों कॉमन है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 यहाँ पर आपका निकल करके आएगा। चलिए, अब हम लोग ट्रायंगल AFC में देखेंगे। ट्रायंगल AFC में मतलब इस ट्रायंगल में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखेंगे कि कोण 3 बराबर कोण 4 दिया हुआ है। कोण 3 बराबर कोण 4, तो हम लोग ऊपर भी देखें कि कोण 3 बराबर कोण 4 दिया हुआ है, क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 है और 2 और 4 आपस में बराबर, इसलिए 3 और 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण 3 बराबर कोण 4 दिया हुआ है, तो AF बराबर CF हो जाएगा, ठीक है। AF बराबर CF मतलब जितना लंबाई AF का होगा उतना ही लंबाई आपका CF का भी होगा।
तो कोण AF बराबर CF, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। और फिर उसी चीज़ को लिखना है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो AF बराबर PF हो जाएगा। ठीक है, AF बराबर PF हो जाएगा। ठीक है, जितना लंबा AF हो जाएगा उतना ही लंबाई आपका PF का हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 6 मान लेते हैं। अब उसी प्रकार से जैसे हम लोग अवतल दर्पण में देखे थे, तो समीकरण और 5 और 6 से देखेंगे कि CF बराबर PF, CF बराबर PF आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग ऊपर सिद्ध किए हैं समीकरण 5 और समीकरण 6 से, तो CF बराबर PF। अब चलिए, अब अगर हम लोग CP की बात करते हैं पूरा की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम लोग पूरा की बात करते हैं तो PF प्लस CF क्यों हो जाएगा PF प्लस CF, क्योंकि यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई, अगर हम लोग दोनों की लंबाई को अगर जोड़ते हैं तो ये पूरा की लंबाई निकल जाएगी आराम से। तो चलिए, PAC बराबर हम लोग लिख सकते हैं PF प्लस CF। ठीक है, तो PC, तो यहाँ पर PC या फिर PC को हम लोग CP भी लिख सकते हैं। तो CP बराबर PF प्लस CF हम लोग लिख दिए। अब CP बराबर अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि A वाला और A वाला दोनों आपस में बराबर है, तो या तो हम लोग CF को PF लिख दें या फिर PF को हम लोग CF लिख दें, दोनों बात आपस में बराबर होगी। चलिए, तो यहाँ पर PF प्लस CF है तो CF को हम लोग PF कर देते हैं, तो CP बराबर PF प्लस PF, तो CP बराबर 2PF हो जाएगा। अब CP को जैसा कि प्रधान अक्ष है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे R, तो R बराबर 2F, इसलिए F बराबर R/2 हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को इसी चीज़ को प्रूव करना था कि F बराबर R/2 उत्तल लेंस में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको चीज़ें अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग ऊपर में भी आपको बताए थे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हर एक साल या तो अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, दो में से आपको कुछ न कुछ पूछ देगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, या फिर आपको पूछ देगा कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। इसलिए हम आपको दोनों में सिद्ध करके अभी समझाते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेंगे कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध बतलाता है। ये ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी, फोकस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऊपर आपको बताए थे कि U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से और फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। तो तीनों को जो संबंध बतलाता है जिसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं, इसके अनुसार दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F जो सूत्र है, इसी सूत्र को हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर दर्पण सूत्र लिखने के लिए आ जाए कि दर्पण सूत्र को लिखिए तो आप इस चीज को लिख दीजिएगा कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। चलिए, अब हम आपको इस चीज को सिद्ध करके दिखाते हैं कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। चलिए, तो इस चीज को हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस ग्राफ को समझना पड़ेगा कि अगर आपको दर्पण सूत्र को प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो चलिए, हम इस ग्राफ को आपको हम साइड में कर दिए हैं जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो जिस प्रकार से हम लोग ऊपर में हम लोग सिद्ध किए थे अवतल और उत्तल दर्पण में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पहले जो यहाँ पर चित्र दिया गया है इसके बारे में लिखना है कि माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, क्योंकि हम आप लोग को बताए हैं कि ध्रुव को P से सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र और अंतर के बीच रखी एक वस्तु AB है। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु AB रखी गई है जिसका वास्तविक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच A', प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर आपका वस्तु रखा गया है, आपका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऊपर के चित्र में जैसा कि आपको दिखाया गया है। चलिए, इस चीज़ को हम लोग आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो यह चीज़ थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उतना आसान नहीं है जितना कि आप ऊपर में सिद्ध किए हैं, तो थोड़ा गौर से इसको समझिएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल BAC तथा B', में जो यहाँ पर वस्तु है, वस्तु को हम लोग AB नाम रख दिए हैं, और जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग नाम A', रख दिए हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल BAC जो यहाँ पर जो ट्रायंगल आपका दिखाई पड़ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में, और दूसरा देखेंगे B', A', C में, और एक देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है,
दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि कोण एक बराबर कोण दो 90 डिग्री है। यदि यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो कोण एक बराबर कोण दो बराबर 90 डिग्री और कोण तीन बराबर कोण चार हो जाएगा। कोण तीन मतलब ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में सम्मुख कोण है। इसलिए ट्रायंगल बी ए सी समानांतर ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी हो जाएगा। यदि कोण एक बराबर कोण दो हो गया और कोण तीन बराबर कोण चार हो गया, अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो ट्रायंगल समानांतर हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी ए सी समानांतर ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी। ठीक है, तो यदि दोनों ट्रायंगल आपस में समानांतर हो जाता है तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी बटा ए डैश बी डैश और ए सी बटा सी ए डैश। अब हम इस चीज को कहाँ से लिखे, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। लंब को लंब से और आधार को आधार से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर ए बी एक लंब है तो लंब को लिख दिए ऊपर में, और यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ए भी एक लंब है 90 डिग्री है तो ए बी बटा ए डैश बी डैश लिख दिए, और ए सी जो कि नीचे आधार है बटा सी ए डैश यहाँ पर इस ट्रायंगल में आधार है, तो दोनों ट्रायंगल के आधार को एक जगह हम लोग यहाँ पर लिख दिए। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा सी ए डैश, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ट्रायंगल देखेंगे एन एफ एस तथा बी डैश ए डैश एफ में, तो हम लोग देखेंगे कि एन एफ एस कहाँ पर है, तो एन एफ एस ए वाला ट्रायंगल आप साइड में देख सकते हैं, ए वाला ट्रायंगल एक हो गया, और दूसरा बी डैश ए डैश एफ। बी डैश ए डैश एफ कहने का मतलब कि एक ए वाला ट्रायंगल आपका हो गया। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में अब हम लोग देखेंगे कि कोण 5 बराबर कोण 6 90 डिग्री है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए वाला 90 डिग्री है, आपका यहाँ पर ए वाला 90 डिग्री है, और यहाँ पर तो यदि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो आपका ए वाला भी कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण 5 बराबर कोण 6 90 डिग्री हो जाएगा। फिगर थोड़ा छोटा है इसलिए इसमें हम समझा नहीं सकते हैं, इसलिए आप फिगर को ध्यान से समझिएगा और खुद से देखिएगा कि कहाँ पर 90 डिग्री इसमें कोण बन रहा है। ठीक, तो चलिए कोण 5 बराबर कोण 6 90 डिग्री हो जाएगा, और कोण 7 बराबर कोण 8 आपस में सम्मुख कोण हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला कोण और यहाँ पर ए वाला कोण दोनों कोण आपस में सम्मुख कोण है, इसलिए कोण 7 बराबर कोण 8 आपस में सम्मुख कोण हो जाएगा। चलिए अब ट्रायंगल एन एफ एस समानांतर ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ, अगर ऊपर में जिस प्रकार से हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिद्ध किए थे कि दोनों समानांतर है, उसी प्रकार से सिद्ध किए कि ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल भी आपस में समानांतर होगा। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग लंब को लंब से और आधार को आधार से डिवाइड कर देंगे। तो एन एस बटा ए डैश बी डैश, क्योंकि एन एस यहाँ पर लंब है और ए डैश बी डैश यहाँ पर लंब है, तो दोनों को एक जगह लिख दिए। और एस एफ बटा ए डैश एफ, एस एफ यहाँ पर आधार है और ए डैश एफ आपका यहाँ पर आधार है। ठीक है, तो लंब को लंब से और आधार को आधार से हम लोग डिवाइड कर दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लंब को लंब से और आधार को आधार से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा दो चीज यहाँ पर सामने निकल के आया, ए बी बटा ए डैश बी डैश और एस एफ बटा ए एफ डैश, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए, और ऊपर में हम लोग जिसको माने थे उसको समीकरण 1। तो अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे ए सी बटा सी ए डैश। ठीक है, ए सी बटा सी ए डैश मतलब दोनों जो आधार हो गया बराबर एस एफ बटा ए एफ डैश, एस एफ बटा ए एफ डैश। अब दोनों ट्रायंगल में आधार को आधार से हम लोग डिवाइड कर दिए, और सेम उसी चीज को यहाँ पर लिखना है कि चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है इसलिए एन एस एन पी पर होगा। दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए एन एस एन पी पर होगा, इसलिए एस एफ बटा एस एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ठीक है, एस एफ जो यहाँ से यहाँ तक है बराबर पी एफ हो जाएगा, ध्रुव से लेकर के पी ए तक दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ए सी बटा सी ए डैश, ए सी बटा सी ए डैश दोनों जो आधार है आपस में इसको डिवाइड कर देंगे, और पी एफ जो पी एफ यहाँ से यहाँ तक अभी हम लोग माने, और ए एफ डैश और ए एफ डैश दोनों आधार इस चीज को माने, इस दोनों को हम लोग आपस में डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ए सी को हम लोग लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी। अगर हमको ए सी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो हम लोग पी ए माइनस पी सी पूरा हम लोग ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे। चलिए इसी को हम लोग आपको फिर से समझाते हैं। अगर हमको सिर्फ इसको निकालना है, इसका लंबाई कितना होगा, तो पूरा लंबाई में से यदि हम इतना लंबाई घटा देंगे तो हमारा इतना बीच में जो लंबाई बचा है वो लंबाई निकल जाएगा। इसलिए हम लोग ए सी को यहाँ पर लिख दिए पी ए माइनस पी सी। ठीक है, उसी प्रकार से सी ए डैश की अगर हमको लंबाई निकालनी है तो पी सी माइनस पी
PC में से हम अगर हम लोग PA को घटा देंगे तो हमारा जो लंबाई निकल के आ जाएगा वो CA डैश, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारा निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग PF को PF ही लिख दिए और AF डैश को PA डैश माइनस PF लिख दिए। फिगर के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब चिन्ह परिपाटी से देखेंगे। चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग आपको ऊपर में भी बताए हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग अगर देखें तो PF बराबर माइनस F हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जो हम आपको बताते हैं। PF यहाँ से जो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी है, ठीक है, PF जो है वो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी है। और अवतल दर्पण में हम आपको बताए हैं कि हमेशा फोकस हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। तो इसलिए PF बराबर आपका माइनस F हो जाएगा जो कि निगेटिव में हो जाएगा। और PA की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो फोकस दूरी है, अगर हम लोग PA की बात करें तो आपको ऊपर में बताए थे PA कहने का मतलब कि वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को भी हम लोग ऊपर में आपको बताए थे कि वस्तु की दूरी को भी हम लोग निगेटिव से डिनोट करते हैं। इसी वीडियो के सबसे स्टार्ट में ही हम आपको इसी चीज़ के बारे में बताए थे कि वस्तु की दूरी को हम लोग निगेटिव से, अवतल दर्पण में फोकस की दूरी को निगेटिव से और प्रतिबिंब की दूरी को भी हम लोग निगेटिव से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर PF जो है वो फोकस दूरी है, इसको हम लोग निगेटिव से सूचित करेंगे तो माइनस F हो जाएगा। PA डैश भी हमारा जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है PA डैश, इसलिए इसको हम लोग माइनस भी लिखेंगे। और PC बराबर माइनस 2F हो जाएगा। PC अगर यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो यह फोकस दूरी का दुगना है, ठीक है। आप लोग ऐसे समझिए, PC की अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है तो यहाँ और यहाँ दोनों आपस में दुगना है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग माइनस 2F लिख दिए। और PA की अगर बात किया जाए तो ये वस्तु की दूरी हो गई, तो वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस U से लिखते हैं, जैसा कि हम आपको ऊपर में भी बताए थे। तो इसको हम लोग निगेटिव में माइनस U लिख दिए। चलिए अब इसी चीज़ को हम आपस में मिला देंगे और हमारा चीज काम हो जाएगा और ये आसानी से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप चिन्ह परिपाटी से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं PA माइनस PC। तो PA को हम लोग किस चीज़ से लिखे हैं, PA को हम लोग माइनस U से यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ जो PA लिखा हुआ है ऊपर में, इस फिगर को देखिएगा और इसको देखिएगा, नीचे वाला आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखाते चला जाएगा, ठीक है। चलिए PA माइनस PC ऊपर में लिखा हुआ है, तो PA देखिए यहाँ पर माइनस U है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस U लिख दिए। उसके बाद PC है, तो PC यहाँ पर माइनस 2F लिखा हुआ है, PC बराबर माइनस 2F, तो यहाँ पर माइनस U इंटू माइनस 2F हो गया, ठीक है। और नीचे चलेंगे बटा में, तो PC बराबर क्या लिखा हुआ है, माइनस 2F, तो यहाँ पर माइनस 2F लिख दिए। और उसके बाद PA है, तो PA बराबर माइनस U हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस U लिख देंगे। चलिए उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे तो PF, तो PF बराबर हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस F, तो हम यहाँ पर माइनस F लिखेंगे। और PA डैश, तो PA डैश को हम लोग माइनस V से सूचित करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर माइनस V लिख दिए। और PF को हम लोग माइनस F से सूचित करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको माइनस F से सूचित कर दिए। चलिए अब इसी चीज़ को सिर्फ देख लेना है, तो माइनस U, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि माइनस U और माइनस माइनस 2F है, तो देखिए माइनस U तो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर माइनस U लिख दिए, लेकिन माइनस इंटू माइनस 2F यहाँ पर है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखिए माइनस इंटू माइनस 2F है, तो माइनस माइनस मिल करके आपस में प्लस हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप पहले से भी जानते होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको लिख दिए माइनस 2F। तो माइनस U और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस 2F लिख दिए। और यहाँ पर माइनस 2F है, तो माइनस 2F लिख दिए। और माइनस इंटू माइनस भी, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको प्लस भी कर देंगे। चलिए उसी प्रकार से हम लोग इधर भी कर देंगे, तो F है उसके जगह पर हम लोग माइनस F है, तो माइनस F लिख देंगे। और माइनस भी के जगह माइनस भी, और माइनस इंटू माइनस F, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस F, तो यहाँ पर प्लस F हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मिल करके प्लस होते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस U को पहले माइनस V प्लस F से हम लोग गुना करेंगे, उसके बाद प्लस 2F को हम लोग माइनस V प्लस F से गुना करेंगे। तो माइनस U को अगर माइनस V से सूचित हम लोग गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और U में V से गुना करेंगे तो UV हो जाएगा, तो प्लस UV हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लस 2F को माइनस V से सूचित करेंगे, पहले एक एक करके गुना करेंगे, पहले ये पूरा में हम लोग माइनस V से गुना कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा से प्लस F में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब हमारा रिजल्ट सही आंसर आएगा। तो हम लोग माइनस U को माइनस V से कर लिए। अब हम लोग 2F को प्लस F से गुना करेंगे, तो प्लस और यहाँ पर प्लस 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 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो 2F प्लस F, इसलिए माइनस F भी
2f को माइनस भी से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और 2f और गुना भी है तो 2f भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग पूरा को गुना कर लेंगे, -4f प्लस 2f² बराबर 2f² माइनस bf। 2f² माइनस bf कैसे हुआ, तो -2f और ऊपर वाला हम लोग गुना करेंगे तो -2f में अगर -f से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2f में f से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2f² हो जाएगा, और यहाँ पर -f में प्लस v से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और v और f में गुना करेंगे तो vf हो जाएगा। तो यहाँ पर -vf यहाँ पर आपका हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर प्लस 2f² और इधर भी बराबर के इधर भी प्लस 2f² है, तो इस दोनों को हम लोग काट दिए। अब आपका क्या बच गया, u भी इधर है तो u भी हम लोग हो गया इधर। अब बराबर कर देंगे। अब देखिए इधर vf है यहाँ पर माइनस में, तो इसको हम लोग यहाँ पर माइनस में लिख दिए। अब यहाँ पर बराबर के इस साइड में -2f भी था, लेकिन अगर हम इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर +2f भी हो जाएगा, और यहाँ पर -uf था, अगर हम इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर +uf हो जाएगा। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे u भी बराबर, अब यहाँ पर देखिए -f भी और +2f भी, तो क्या हो जाएगा, +2f भी से एक f भी घट जाएगा तो सिर्फ एक f भी बच जाएगा, और +uf यहाँ पर आपका जस का तस रह जाएगा। हमारा निकल के क्या आया, तो u भी बराबर f भी प्लस uf। अगर दोनों तरफ हम uvf से अगर भाग देंगे, यहाँ पर आपको uvf से भाग देना पड़ेगा, यह जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहाँ से आ गया, दोनों तरफ हम uvf से भाग देंगे तो uv में uv बटा uvf, fv बटा uvf और uf बटा avf हम लोग देंगे, और uv से uv कट जाएगा, fv से fv कट जाएगा, और uf से uf कट जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी चीज़ को हम लोगों को अवतल दर्पण में प्रूव करना था, जो कि बहुत ही आसानी से हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सेम उसी प्रकार से आपको अवतल दर्पण में भी सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसी प्रकार से आप अवतल दर्पण में भी सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा हम आपको उत्तल दर्पण में भी बता देते हैं, जिस प्रकार से आप उसमें किए उसी प्रकार से सेम आपका इसमें भी होगा। चलिए, तो उत्तल दर्पण में हमको सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी फिगर को आपके साइड में कर दिए, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो जिस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण में लिखे थे कि माना कि m एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, यहाँ पर ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, यहाँ पर वक्रता केंद्र इसका C हो गया, अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु AB, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है AB, तथा काल्पनिक प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसा कि ऊपर के चित्र में आपको दिखाया गया है, सेम उसी प्रकार से करना है जैसा कि आपको अवतल दर्पण में किया गया था। तो जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है कि ट्रायंगल BAC तथा ट्रायंगल BAC, यहाँ पर आपको समझना है BAC, ठीक है, BAC इस वाले ट्रायंगल में, और BAC, ठीक है, एक तो वो ट्रायंगल हो गया, और BAC इस वाले ट्रायंगल में। दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि कोण बराबर कोण 90 डिग्री है, जो कि दोनों वस्तु सीधे ऊपर की तरफ खड़ा है, तो दोनों को कोण बराबर कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोण बराबर कोण 90 डिग्री हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज के अंदर में आ रहा है। ठीक है, ए वाला भी बड़ा त्रिभुज है, इसी के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, तो दोनों एक ही त्रिभुज में आ रहा है, इसलिए जो ए वाला कोण हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। और आप जानते हैं कि उभयनिष्ठ कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। अगर दोनों दो चीज़ सिद्ध हो गया, दो कोण अगर आपस में सेम हो जाता है तो ट्रायंगल समानांतर हो जाता है। तो ट्रायंगल ABC समानांतर ट्रायंगल BAC। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आधार को आधार से और लंब को लंब को, जैसा कि हम लोग बताए थे। तो AB बटा A' बराबर AC बटा A', समीकरण 1 हम इसको मान लेंगे। अब चलिए, अब पुनः हम लोग देखेंगे ट्रायंगल BAP, यहाँ पर आपका ध्रुव है, इसी को P से सूचित करते हैं। तो इसमें देखेंगे ट्रायंगल BAP में इस प्रकार से ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल BAP में तथा B'A'P में, ठीक है, और एक देखेंगे B'A'P में, ऐसे यहाँ पर आपका प्रतिबिंब है, तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा।
ठीक है। उसमें भी हम लोग देखेंगे वही सेम चीज़ कि दोनों वस्तु आपस में लंब है तो कोण ए बराबर कोण ए 90 डिग्री हो जाएगा, और कोण एक बराबर कोण दो परावर्तन कोण के नियम से जानते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में बराबर होती है, तो परावर्तन के नियम से कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा, और कोण दो बराबर कोण तीन आपस में सम्मुख कोण हो जाएगा। ये वाला कोण जानते हैं कि आपस में सम्मुख कोण हो जाएगा, इसलिए कोण दो बराबर कोण तीन हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर देखिए कोण एक बराबर कोण दो और कोण दो बराबर कोण तीन, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण दो और कोण दो आपस में कॉमन हो गया, तो हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण तीन। ठीक है। अब देखिए जब तीन चीज प्रूव हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल BAP समानांतर ट्रायंगल B'A'P। अब फिर से यही बात यहाँ पर करना है, आधार को आधार से और लंब को लंब से डिवाइड कर देना है। तो लंब को लंब से अगर हम डिवाइड करेंगे तो AB बटा A' और आधार को आधार से डिवाइड करेंगे तो PA बटा PA'। अगर हम दोनों को मिला दें तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा AC बटा A' बराबर PA बटा PA'। अब कैसे मिलेगा इसको, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। समीकरण 1 और 2 को मिलाया है। देखिए समीकरण 1 हमको यहाँ पर मिला था कि AB बटा A' बराबर AC बटा AC', तो AB बटा A' यहाँ पर भी है, और समीकरण 2 में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर है AB बटा A', तो दोनों यहाँ पर कॉमन है, तो सिर्फ हम इस साइड को लिख देंगे AC बटा A' बराबर PA बटा PA'। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है AC बटा A' बराबर PA बटा PA'। चलिए अब इसी प्रकार से हम आपको पिछले वीडियो में इसी के हम लोग पीछे बताए थे कि AC, अब लोग देखिए AC का लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो AC को हम लोग लिख सकते हैं PA प्लस PC। चलिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये टोटल लंबाई हमारा निकल के सामने आ जाएगा। तो हम लोग AC को लिख सकते हैं PA प्लस PC, और A' मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को निकालने के लिए PA' प्लस PC। ठीक है, PA' प्लस PC, अगर यहाँ दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा A' निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे PA बटा PA'। ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग PA को यदि वस्तु की दूरी है तो इसको हम लोग निगेटिव से मतलब -U से, PA' हमारा प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको हम लोग प्लस भी से सूचित करेंगे, क्योंकि यह उत्तल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण रहता तो माइनस भी होता, लेकिन अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो प्लस भी होगा, क्योंकि प्लस होता है उत्तल दर्पण में सिर्फ हम लोग वस्तु की दूरी को माइनस से सूचित करते हैं, बाकी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी को हम लोग प्लस से मतलब पॉजिटिव से सूचित करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए वस्तु की दूरी को -U, PA' मतलब प्रतिबिंब की दूरी को प्लस भी, फोकस दूरी को +F, और PC मतलब फोकस दूरी का दुगना है तो इसलिए हम लोग इसको +2F लिख दिए। अब जहाँ पर हमारा जहाँ पर हमारा PA है वहाँ पर हम लोग देख लेंगे, इसके अनुसार सिर्फ हम लोग बैठा देंगे। तो PA बराबर -U है तो PA के जगह पर -U लिख देंगे। PC है, PC बराबर +2F है तो PC के जगह +2F लिख देंगे। उसी प्रकार से सभी चीज़ का हम लोग मान यहाँ पर भर देंगे। तो PA प्लस PC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं -U प्लस 2F, और PA' प्लस PC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2F माइनस V। चलिए उसी प्रकार से PA के जगह पर -U और PA' के जगह पर हम लोग V को लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे, तिरछा तिरछी अगर हम गुना करेंगे तो हमको मिलेगा कि -V प्लस 2FV बराबर -2U प्लस UV। आपको कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसके बारे में हम आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताए कि पहले -U को V से गुना करेंगे, उसके बाद +2F को V से गुना करेंगे। उसी प्रकार से -U को पहले 2F से और उसके बाद फिर -U को -V से गुना करेंगे तो हमारा ये चीज़ निकल करके आएगा। चलिए अब हमको क्या करना है कि 2FV है, यहाँ पर देखिए 2FV है, इसको 2FV लिख दिए। अच्छा अब प्लस यहाँ पर देखिए 2FU है, तो यहाँ पर इधर माइनस में है तो अगर हम इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो -2FU को +2FU से हम लोग सूचित करेंगे यहाँ पर। उसके बाद इधर -U भी था, अगर हम इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो इसको +U भी लिखेंगे, और यहाँ पर +U भी हमारा पहले से था तो +U भी हमारा हो जाएगा। चलिए तो +FV प्लस 2FU, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2FV प्लस 2FU बराबर UV प्लस UV जुड़ेगा तो 2UV हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हम लोग 2VF से भाग देंगे, उसमें सिर्फ हम लोग UVF से भाग देते थे, लेकिन उत्तल दर्पण में
2 UVF से हम लोग भाग देंगे। तो 2 UVF से अगर हम लोग भाग देंगे तो सभी में हम लोग इसमें और इसमें तीनों में हम लोग 2 UVF से भाग देंगे तो UV कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। उसी प्रकार से सभी कुछ आपस में अपने में कट जाएंगे और बच क्या जाएगा हमारा 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, जो कि उत्तल दर्पण में हम लोगों को यही चीज़ प्रूव करना था। तो आप बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा आपको यह बात। अगर इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे सीधे टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से आप हमसे चीज़ों को पूछ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और पहले आप कोशिश करें कि चीज़ों को वीडियो देखकर ही समझ जाएं। अगर एक बार मैंने समझ में आती है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझ जाएं। चलिए, तो इसके बाद हमको पढ़ना है अनुबद्ध फोकस क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अनुबद्ध फोकस क्या है। तो इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ से हम आपको अगले वीडियो में शुरू करेंगे और अब मुश्किल से 1 से 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करिए, इस चीज़ को समझिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और जाते जाते हम कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।